हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए हम यहां पर लेकर के आ गए हैं स्टैटिक जीके की टेस्ट नंबर 7। जी हां, टेस्ट नंबर 7, यानी इससे पहले 6 टेस्ट हो चुकी हैं, तो ये है टेस्ट नंबर 7। यहाँ पर हम आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसी जीके के बारे में बताएंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, हम आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं स्टैटिक जीके की इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। यहाँ पर आपसे मुद्रा और राजधानी के से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम भारत के आसपास पड़ोसी देशों और जो कुछ प्रचलित देश हैं उनकी मुद्राएं और राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। तो जो देश अभी करंट में न्यूज में रहे हैं उनसे संबंधित आपसे मुद्राएं और उनकी राजधानियां आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक प्रश्न जरूर आपसे बनेगा आपकी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेल पहरी में आपसे एक प्रश्न जरूर बनेगा। हर परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर बनता है यहाँ पर कंट्री, कैपिटल और करेंसी से। तो प्रश्न नंबर 1 है, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है दीनार, ऑप्शन सी है टका, ऑप्शन डी है रुपया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि अल्जीरिया की जो मुद्रा है वो है दीनार। तो आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अल्जीरिया की मुद्रा दीनार है। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो अल्जीरियस है, और टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा, क्योंकि अगली जो मुद्रा दी है वो टका दी है, तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, यानी ढाका टका, ढाका टका, यानी ढाका राजधानी है और टका वहाँ की मुद्रा है। और जो रुपया है वो भारत की मुद्रा है, आपको पता ही है। और जो डॉलर है वो यूएसए की मुद्रा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए थे वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में करंट में रहा है ये न्यूज़ में। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में चालू किया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक मास्क अनेक जिंदगी, ये जो अभियान है अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने चालू किया। देखिए कोरोना के समय कुछ अभियान लॉन्च हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐप्स लॉन्च हुए हैं और कुछ आईआईटी, ये चारों पांचों चीज़ें जो है ना ये न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो कोरोना से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश ने एक जो जन जागरूकता अभियान चालू किया है, एक मास्क अनेक जिंदगी। यानी कि आप मास्क को लगाइए, आप तो स्वयं मास्क लगाएंगे ही, साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं एक मास्क के प्रयोग के द्वारा। यानी कि मास्क के प्रयोग को अधिक से अधिक अपनाने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये अभियान चालू किया था, जिससे मास्क के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। तो उपरोक्त अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने चालू किया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल, और मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और जो पहला मास्क एटीएम है, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में कि जो पहला मास्क एटीएम है वो कहाँ पर खोला गया। तो जो पहला मास्क एटीएम है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगाया गया है। यानी कि आगामी यूपीएसआई और यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है यह प्रश्न कि जो पहला मास्क एटीएम है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगाया गया है, जिसमें आपको 5 रुपये खर्च करने पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। N95 मास्क जो है आपको सिर्फ 5 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कहाँ पर खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है यहाँ, आप ऑप्शन देखिए, आप लोगों को इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। आपने ये प्रश्न देखा हुआ है, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं ये प्रश्न परीक्षाओं में भी देखा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज हम आपके उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है डेनिस पीटो, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी है एमंड सेन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट वॉलपॉल। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि जो रॉबर्ट पियरी हैं वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो गए। देखिए याद कैसे रखेंगे, रॉबर्ट पियरी के लास्ट में क्या रहा है, री, पियर री, और इधर उत्तरी ध्रुव के लास्ट में क्या रहा है, उत्तरी, उत्तरी। तो उत्तरी पियरी, ऐसे कॉम्बिनेशन बना करके हम याद रख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट पियरी। आप कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला। तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति है वो एमंड सेन है, और उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो हैं आपके रॉबर्ट पियरी। तो देखिए उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे,
वे 1909 में उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचे। देखिए उत्तरी ध्रुव कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है, और जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी नीचे की तरफ चले जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमंडसेन है। तो उम्मीद करते हैं आज से आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इस प्रश्न को लेकर के कन्फ्यूज नहीं होंगे और परीक्षा में बिल्कुल सही आंसर लगा करके आएंगे। तो अगला प्रश्न है आपसे, लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जो है अभी न्यूज में रहा है लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान, तो ये आपकी स्टैटिक के रूप में प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए कि क्या हो सकता है इसमें से आपका आंसर। तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है ए, यानी कि लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान जो है आपका वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये हमने आपको बता दिया। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? हमेशा चर्चा में ही रहते हैं, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 जो है, जो लोग अभी नेवी एसएसआर एमआर का एग्जाम देने वाले हैं, नेवी डबल ए का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्रश्न नंबर 5 जो है, आईएनएस शिवाजी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, आईएनएस शिवाजी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए क्या होगा आंसर कि आईएनएस शिवाजी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जब जैसे ही आपने शिवाजी का नाम सुना तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक कर देनी चाहिए कि शिवाजी जहाँ पर भी आएगा वो महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न होगा आपका। तो आईएनएस शिवाजी कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है आपका आईएनएस शिवाजी। तो चलते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसमें से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं एक ही प्रश्न में से। तो आइए उन चारों प्रश्नों की जानकारी हम ले लेते हैं। तो देखिए, आईएनएस शिवाजी महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में 3 नेवल कमांड हैं, यानी कि नेवल कमांड जो है वो भारत में 3 है। सबसे पहले ये वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर नेवी एसएसआर एमआर और डबल ए की ट्रेनिंग भी होती है, यानी एक ट्रेनिंग सेंटर भी है मुंबई में। उसके बाद साउदर्न नेवल कमांड कहाँ पर है? वो कोच्चि में स्थित है। उसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके सभी प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? पूरी जानकारी हम आपको देंगे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो बताइए भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि तमिलनाडु का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य जो है वो है भरतनाट्यम। तो आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में। तो भारत में मान्यता प्राप्त कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मान्यता प्राप्त कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है यहाँ पर भारत में। तो केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो मोहिनीअट्टम और कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक और कथकली में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो केरल का है कथकली और उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है, ये एक पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है। पुस्तकें जरूर आपसे पूछी जाएंगी। जब आपका सिलेबस बताया जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि नवीन पुस्तकें, और जो हाल ही में किसी अभिनेता का निधन हो चुका है, किसी नेता का निधन हो चुका है, तो वो लोग अगर न्यूज़ में रहेंगे जिसको बोलते हैं ऑब्यूचरी, तो ऑब्यूचरी जैसी भी न्यूज़ में रहेगी। और ये किताबें जो हैं आपके स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, यानी आपसे इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है, पुस्तक नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, ऑप्शन बी है सोमेन मिश्रा, ऑप्शन सी है कल्याण कुमार डे और ऑप्शन डी है निखिल बनर्जी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि कल्याण कुमार डे इस पुस्तक के रचयिता हैं। तो देखिए उपरोक्त पुस्तक के जो लेखक हैं वो कल्याण कुमार जी हैं। इस पुस्तक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ब्रिटिश सरकार के मध्य नोक झोंक के बारे में बताया गया है, यानी कि इनके मध्य में जो भी नोक झोंक हुई थी, क्या क्या निर्णय लिए गए थे, उन सब के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो देखिए 2 लोगों की मृत्यु के बारे में अभी तक संशय बना हुआ कि कैसे इनकी मृत्यु हुई है। एक तो लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनकी मृत्यु के बारे में अभी तक संशय बना हुआ है कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो उड़ीसा के कटक में हुआ था और मृत्यु जो है 1945 में ताइपे में हुई थी। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन है कि इनकी मृत्यु जो है वो हवाई दुर्घटना में हुई या इनकी जो है अपनी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। तो देखिए आपके लिए प्रश्न जो एक्स्ट्रा बनेगा इस प्रश्न से वो ये बनेगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दो नारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो है दिल्ली चलो, दूसरा है जय हिंद, और एक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये प्रमुख नारे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। नारे और स्लोगन जो है इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी है। तो ये आपके लिए बहुत ही गौरव का विषय हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी किसको सौंपी है। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, भारत में होगा 2021 का T20 विश्व कप। तो आइए आपके एक तो खुशखबरी ये हो गई और दूसरी खुशखबरी आइए आपको दिखाते हैं जब हम आपको विस्तृत में जानकारी देंगे प्रश्न की। तो देखिए 2021 का जो वर्ल्ड कप T20 है उसकी मेजबानी भारत करेगा। उसके बाद 2023 का जो ICC वर्ल्ड कप है 50-50 उसकी भी मेजबानी भारत करेगा। तो डबल खुशखबरी हो गई क्रिकेट प्रेमियों के लिए। उसके बाद 2019 का जो ICC वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। तो 2019 का ICC वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। ये प्रश्न आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो इंग्लैंड ने जीता था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। देखिए एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। अभी जो मिसाइलों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं वो न्यूज़ में बनी हुई हैं तो इनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए किस देश ने जो एरो 2 है उस मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि इजराइल ने सफल परीक्षण किया है एरो 2 का। तो चलते हैं विस्तृत जानकारी आइए ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में और इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल आ गया अब न्यूज़ में। तो आपसे राजधानी यानी कैपिटल करेंसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। तो इजराइल भी एक पॉइंट बन चुका है। तो देखिए एरो 2 का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। इजराइल की राजधानी कौन सी है, येरूशलम। ये राजधानी हो गई इजराइल की। उसके बाद इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यूज़ शेकेल, ये मुद्रा हो गई। इजराइल के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न क्लियर हो गए। तो जैसा हमने आपसे वादा किया है कि हम एक प्रश्न से आपको 5 प्रश्न कम से कम क्लियर कराएंगे। तो ये सक्सेस जंक्शन का यही उद्देश्य है और यही ध्येय है सक्सेस जंक्शन का। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 है, फ्रांस की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता फ्रेंच लीग कप 2019-20 को किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। देखिए टूर्नामेंट जो है वो अपने स्थान पर बराबर चल रहे हैं। ठीक है, अब कोरोना टाइम लगभग समाप्त हो रहा है। जल्दी ही हमको क्रिकेट टूर्नामेंट भी देखने को मिलेगा। IPL स्टार्ट हो चुका है। तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट है या फुटबॉल लीग है, जो भी यहाँ पर खेल से संबंधित जानकारियाँ हैं वो आप बिल्कुल जो न्यूज़ में बनी हुई है उसको आप दिमाग में रखिए कि कोरोना टाइम चलने के बावजूद भी ये खेल हो रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं ये आपके लिए। तो ऑप्शन ए है वेरिस सेंट जर्मन, ऑप्शन बी है नियॉर्ट, ऑप्शन सी है लियोन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो फ्रांस की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है तो इसको किसने जीता है 2019-20 की। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि वेरिस सेंट जर्मन जो एक फुटबॉल क्लब है उसने जीता है फ्रेंच लीग कप 2019-20। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, आपसे ये पूछा गया है। अभी अभी जो नई सूची जारी की गई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, तो इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको सबसे ऊंचा स्थान मिला है, प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन ए है वॉलमार्ट, ऑप्शन बी है रॉयल डच, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है साइनोपैक। तो बताइए कौन सा आपका इसमें आंसर बन सकता है। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि वॉलमार्ट कंपनी जो है वो
टॉप 500 में सबसे शीर्ष पर रही है। तो आइए जान लेते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में एमएनसी वॉलमार्ट सबसे शीर्ष पर रही, यानी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट जो है वो सबसे शीर्ष पर रही है। तो वॉलमार्ट की स्थापना जो है 1962 में सैम वॉल्टन के द्वारा की गई थी। देखिए इनके जो सरनेम है उसमें वॉल्टन आ रहा है, तो इसी का पहला शब्द लेकर के इन्होंने वॉलमार्ट नाम की कंपनी डाली थी। तो देखिए इसका राजस्व जो है वो 524 बिलियन डॉलर रहा है, इसलिए यह शीर्ष पर रही है। दूसरे स्थान पर आपकी साइनोपैक रही है, जिसका राजस्व 402 बिलियन डॉलर रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है, अगस्त 2020 में किसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ तो एक तरह से मान लीजिए भाइयों का शासन चल रहा है। ठीक है, आइए पहले इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो ऑप्शन ए है गोताबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी है महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन सी है बासिल राजपक्षे और ऑप्शन डी है रानिल विक्रमसिंघे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि महिंदा राजपक्षे। देखिए महिंदा राजपक्षे है, महिंद्रा मत कर दीजिएगा। आप अगर गूगल पे जाकर भी चेक करेंगे तो इनका नाम महिंदा राजपक्षे आएगा। तो महिंदा राजपक्षे जो है वो अभी हाल ही में जो है श्रीलंका के नए पीएम बने हैं। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। उनके भाई गोताबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो एक तरह से भाइयों का शासन हो गया, एक भाई राष्ट्रपति है और एक भाई जो है वो प्रधानमंत्री है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की राजधानियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत देश में जो भी राजधानियां हैं यहाँ पर राज्यों की, उसमें किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता के मामले में। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दिल्ली। जी हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। आप तो यही सोच रहे थे अभी तक कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। जी नहीं, अब नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत काम किया है प्रदूषण के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी स्वच्छ राजधानी, तो राजधानियों में स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पर आ गई है आपकी दिल्ली राजधानी। तो आइए जानते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो सबसे स्वच्छ राजधानी के लिए दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मारी है और वहीं दूसरे स्थान पर सूरत रहा है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने जो है वह स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पहले नंबर पर फिर से बाजी मारी है। लगातार चौथी बार यहाँ पर पहले नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर, वहीं दूसरे स्थान पर आपका सूरत रहा है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 है, वर्ष 2020 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 24 से 29 अगस्त 2020, 24 से 28 अगस्त 2020, 23 से 27 अगस्त 2020 और 22 से 26 अगस्त 2020। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि 24 से 28 अगस्त के मध्य जो है वो 2020 में विश्व जल सप्ताह मनाया गया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। देखिए जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हुआ। जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपके लिए इस बार प्रश्न थोड़ा सा नया कर देंगे। इस बार थोड़ा सा नया क्या कर देंगे, जल सप्ताह का कितने दिनों तक मनाया गया। तो जल सप्ताह जो है 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया गया है। तो ये थी अतिरिक्त जानकारी प्रश्न नंबर 14 के बारे में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है, स्टार ऑफ द मिलेनियम किस अभिनेता का उपनाम है। देखिए यहाँ पर अभिनेताओं के उपनाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कम से कम, अगर एनटीपीसी की बात करें तो कम से कम 50 से 60 सेट बनेंगे। ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक भी एग्जाम चलता है, तो 50 से 60 सेट बनेंगे। तो प्रश्न कहाँ से लाएंगे, तो वो ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे जीएस से, करंट अफेयर जो है वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और करंट में भी स्टैटिक, क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा स्टैटिक पूछती है, तो स्टैटिक कहाँ से बनेंगे, करंट अफेयर से आपके स्टैटिक बनेंगे। तो ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है गोविंदा, ऑप्शन सी है शाहिद कपूर और इसका ऑप्शन नंबर डी है शाहरुख खान। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है स्टार ऑफ द मिलेनियम। तो अमिताभ बच्चन जी का नाम है। अमिताभ बच्चन का एक और उपनाम आपको याद होगा, तो इन्हें बिग बी के नाम से भी पुकारा जाता है।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के किस नेता का निधन अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में एक निजी अस्पताल में हो गया। देखिए हमने जो आपसे कहा था, किसी भी नेता का निधन होता है, अभिनेता का निधन होता है, तो आपके सिलेबस में बाकायदा स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आपसे ऑब्यूचरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि निधन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए शिवाजी पाटिल, ऑप्शन बी है अशोक चौहान, ऑप्शन सी है बिलासराव देशमुख और ऑप्शन डी है नारायण राणे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नेता रहे हुए हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि शिवाजी पाटिल की मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है, जो कि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नेता थे। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता शिवाजी पाटिल का निधन हो गया। तो आप जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र आ गया है आपका न्यूज़ में। तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। देखिए अभी तक आप महाराष्ट्र की एक राजधानी के बारे में जानते थे जो कि मुंबई थी, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है, सर्दियों में जो राजधानी है वो नागपुर पहुँच जाती है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो आपकी मुंबई में है। अभी तक ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ में होता था, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियाँ हैं। तो प्रश्न, और उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपका क्लियर होगा और इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी जो आपको नई जानकारी मिली है कि 2 राजधानियां महाराष्ट्र की भी हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, होजागिरी नृत्य किस राज्य का एक मूल नृत्य है। होजागिरी नृत्य, आपसे नृत्यों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब क्या है, नए नए नृत्यों के बारे में पूछा जाएगा। अब आपसे कुचिपुड़ी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में आ चुका है। तो नए जो नृत्य होंगे वो अब आपसे पूछे जाएंगे। तो होजागिरी नृत्य के बारे में पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है गोवा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, होजागिरी नृत्य कहाँ का है। आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि जो होजागिरी नृत्य है वो आपका त्रिपुरा से संबंधित है। तो त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध नृत्य है होजागिरी। किस लिए किया जाता है कि यहाँ पर हमेशा सुहाना मौसम बना रहे, इसलिए ये होजागिरी नृत्य किया जाता है, वहाँ के देवता को जो है प्रसन्न करने के लिए। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ गया है। तो निम्न में से कौन अभी हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए यहाँ पर जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो पेरू के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। ऑप्शन ए है वॉल्टर रोजर, ऑप्शन बी है विक्टर पमोस, ऑप्शन सी है पेट्रो कैट्रियानो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए, यानी कि जो वॉल्टर रोजर हैं वो अभी पेरू के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखिए पेरू आपका न्यूज़ में आ गया है, तो पेरू से आपका प्रश्न बन सकता है, वहाँ की कैपिटल पूछेगा और वहाँ की करेंसी पूछेगा। तो आइए हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति वॉल्टर रोजर बने हैं और पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है, ये यहाँ की राजधानी हो गई और पेरू की मुद्रा हो गई सोल। तो पेरू की मुद्रा है सोल और राजधानी है लीमा। तो यहाँ से आपको कंट्री, कैपिटल, करेंसी तीनों चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो गई हैं। एक ही प्रश्न से 4 से 5 आपको अतिरिक्त जानकारी मिलती है। तो प्रश्न नंबर 19 है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यहाँ पर आपसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा है और कौन का, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बारे में। तो ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि सचिन तेंदुलकर को अभी पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, तो इनको तो बना ही दिया है पेटीएम फर्स्ट का। उसके बाद हार्दिक पांड्या को होला ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी आपका जो आईपीएल चालू होने वाला है, तो इसकी स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सरशिप इस बार ड्रीम 11 के पास में है। इससे पहले वीवो के पास में थी और सबसे पहले वाले की डीएलएफ के पास में थी, पहला यानी डीएलएफ आईपीएल, और अभी हाल ही में जो हुआ है उसका नाम है ड्रीम 11 आईपीएल। ये जो अतिरिक्त हम पॉइंट आपको बताते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये करंट की चीज़ें हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके, यानी कि करंट अफेयर भी क्लियर होगी और आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर होगी। तो उम्मीद करते हैं, यानी कि कॉम्बो पैक, एक साथ 2 फायदा। तो प्रश्न नंबर 20 है, यूएस ओपन महिला एकल 2020 का खिताब किसने जीता है। देखिए यूएस ओपन अपनी जगह पर चल रहा है, बस फ़र्क इतना है पिछली और इस बार में कि पिछली बार जो है वहाँ पर दर्शक मौजूद रहते थे और इस बार आपको दर्शक देखने को नहीं मिलेंगे। दर्शक जो है वो ऑनलाइन ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन ए है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी है विक्टोरिया अंजारेका और ऑप्शन डी है मारिया शारापोवा। तो बताइए यूएस ओपन महिला एकल 2020 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अपने दिमाग में रखिएगा, आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका ने जो अभी जो है यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है। तो आइए देख लेते हैं यूएस ओपन के बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। नाओमी ओसाका जो कि जापान की पहली महिला हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। तो जापान की पहली महिला जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है तो वे कौन है? नाओमी ओसाका हैं। यह प्रश्न भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है, तो इस प्रश्न को भी अपने दिमाग में रखिएगा। इन्होंने हराया किसको है? कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसको हरा करके नाओमी ओसाका जो है वो यूएस ओपन महिला एकल 2020 की विजेता बनी है। तो इन्होंने बेलारूस की अर्जेंटिया को हराया है, यानी बेलारूस निवासी अर्जेंटिया को हरा करके नाओमी ओसाका चैंपियन बनी है। तो देखिए ये थे आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो हैं। इसमें आपने करंट अफेयर भी क्लियर किया और स्टैटिक जीके भी क्लियर किया। तो रेलवे एनटीपीसी के लिए, मध्य प्रदेश जेल पहरी के लिए, एसएससी और एनएमआर जो एमआर का एग्ज़ाम होता है, एसएसआर नेवी का एग्ज़ाम होता है, इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें करंट से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है तो आप एनएमआर का एग्ज़ाम देंगे, आपने 12th क्वालिफाई किया है तो आप एसएसआर और AA और इसके साथ में एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम देंगे। तो आगामी परीक्षा जो आने वाली है वहाँ के लिए आपके लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जो है अतिरिक्त जो है टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में विज्ञान की जो है टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, एमपीएसआई यूपीएसआई यूपीपीसीएस के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लगाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और उनसे बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। कम से कम 5 दोस्तों को आप जोड़िए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर कहीं से भी आप कह करके, या फिर अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो को 5 दोस्तों को आपको जोड़ना है। तो उम्मीद है आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।